सभी को नमस्कार। गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेजेंटेशन का टाइटल जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, वो है कि सतयुग के निर्माण में आपकी क्या भूमिका है। तो वो जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सतयुग की विजन क्या है, सतयुग क्या है, गोल्डन एज क्या है, और आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये डार्क एज है। मेरा नाम हितेश चंदेल है और मैं फाउंडर हूं दो ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की विजन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक है डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो नए युग के लिए नेतृत्व बनाने वाली ट्रेनिंग्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा 10 लाख आत्म साक्षात्कार प्राप्त लोगों को, ये 140 करोड़ भारतीय लोगों को लीड करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो नए युग के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, वो सब डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स के तहत जो है उसको किया जा रहा है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है पीवाईपी गोल्डन एज फाउंडेशन। इस पीवाईपी गोल्डन एज फाउंडेशन को पूरे विश्व की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये इम्पैक्ट कर पाए, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट कर पाए, इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक भी सतयुग पहुंचे, केवल कुछ कुलीन वर्ग के लिए ये सीमित ना रह जाए। तो उसके डिजाइन में ऐसे बहुत से मेंबर्स, लीडर्स, गुरु, बिजनेसमैन, सभी की आवश्यकता है। तो आज आप पूरी विजन जानने के बाद ये मंथन कर सकते हैं, आत्म मंथन कर सकते हैं कि स्वर्ण युग के इस विजन को साकार करने के लिए आपका क्या उसमें रोल हो सकता है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 1 घंटे में वो डिटेल्ड विजन आपके सामने रखें। उसके बाद हमने एक प्रोविजन रखा है कि आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपके कोई व्यक्तिगत प्रश्न हैं तो आप जरूर उन प्रश्नों को पूछिए, और जब पूरी तरह से संतुष्टि हो जाए तभी हमारे साथ इस मूवमेंट में, सतयुग की मूवमेंट में चल पड़िए। तो आज हम प्रेजेंट करेंगे इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो उसमें हम आपको कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताएंगे जो आपके लिए सतयुग को समझने में, 1 घंटे के अंदर समझने में, मुझे लगता है काफी अच्छे साबित होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हम प्रयास करेंगे कि 1-to-1 में उसको सॉल्व किया जाए। ओके, सो एक बार फिर स्वर्ण युग स्वयंसेवक नेटवर्क, गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क और GAVN में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेजेंटेशन के जो एजेंडा आइटम्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। हम कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है, हमें युग परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों नहीं हम जैसा है वैसा ही चलने देते? हम क्यों कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है? प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म क्या है? तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति की ऊर्जा है, दो व्यक्तियों की जो ऊर्जा आपस में अगर सिनर्जाइज्ड हो जाए, उनका समन्वय हो जाए, तो कैसे 1 और 1 11 बनते हैं। और उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए पूरे पृथ्वी पे सभी लोगों की सिनर्जी क्रिएट हो पाए और सब लोग एक साथ सतयुग की दिशा में चल पाए। तो ये सतयुग बनाना ज्यादा दिन का काम नहीं है। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के विजन से किन प्रतिष्ठित लोगों ने सहयोग किया है? तो अभी तक प्रोजेक्ट युग परिवर्तन विजन अपना फेज 1 कंप्लीट कर चुकी है, जो 14 साल का था, जिसमें इस पूरे सिस्टम का डिजाइन जो है हमने टारगेट किया था कि हम बना दें। तो 14 साल में वो अब बन चुका है और ऐसे में बहुत से प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ अपनी एनर्जी को जोड़ चुके हैं। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की अब तक की यात्रा क्या है, कहाँ कहाँ हमारे पद चिन्ह हैं, उन सब के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाएंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से आपको क्या लाभ होगा। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से 2 तरह के जो है बेनिफिशियरीज हैं, लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं। एक वो
जो इस परिवर्तन को करेंगे उसका हिस्सा बनेंगे, और एक वो आम जनता जिनके ऊपर इनका प्रभाव एक तरह से सेवा के रूप में पहुंचेगा। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का सदस्य कैसे बने, तो उसके बारे में भी हम अंत में आपको बताएंगे कि आप अगर लॉन्ग टर्म इसमें जुड़ना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहते हैं, अपना आपकी आत्मा के साथ इसका अगर तालमेल बनता है तो आप अवश्य सदस्य भी बने। तो शुरू करते हैं, हमें युग परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। इसको समझने के लिए पहले अपने चित्त के पटल पे ये चित्र आप बनाने की प्रयास करें कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये है क्या, ये इकोसिस्टम क्या है, ये वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो आप पाएंगे कि अगर बेसिक लेवल पे इनका एक तरह से क्लासिफिकेशन की जाए तो ये जड़ और चेतन से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और आपस में जुड़े होने का जो इनका सिद्धांत है वो ऊर्जा के सिद्धांत से आता है कि इनका आपस में जो भी तालमेल होता है, जो भी व्यवहार होता है, वो ऊर्जा का प्रवाह है और कुछ नहीं है। तो यदि ये ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है तो ये सही मंजिल की ओर, सही गंतव्य की ओर लेके जाता है और समाधान पैदा करता है। लेकिन अगर यही ऊर्जा प्रवाह गलत दिशा में हो रहा है तो यही जो है हमें गंतव्य से दूर ले जाता है और समस्या पैदा कर देता है। ये हर कर्म जो हम इस पृथ्वी पे कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, किसी भी तरह का कोई कर्म हो, वो इसी तरह के ऊर्जा के प्रवाह के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है व्यक्तिगत तौर पे कि जिस दिशा में हम परिवर्तन करें वो दिशा सही होनी चाहिए। अगर वो दिशा गलत है तो समस्या का समाधान बनने के बजाय हम खुद ही समस्या का कारण बनने लगते हैं। तो आइए अब देखते हैं मानव का कार्यस्थल क्या है, और वहीं से, क्योंकि आज सब्जेक्ट ही यही है कि आपका क्या रोल है इसको सत्युग को बनाने में, वो हम डिस्कवर कर पाए सब मिलके, सब अपना अपना व्यक्तिगत रोल इसमें देख पाए, वो है। तो उसके लिए एक सामान्य स्तर पे देखते हैं, जनरल सेंस में, कि हमारा कर्म है क्या, कार्यस्थल क्या है। तो पहला कार्यस्थल तो व्यक्ति का वो स्वयं होता है कि वो अपने अंदर बदलाव लाए, परिवर्तन लाए और अपने आप को उच्च चेतना अवस्था तक लेके जाए। फिर व्यक्तियों के समूह को जब हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं, ठीक है, तो वो बनता है परिवार। परिवार भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दूसरी ओर जब वो कार्यस्थल कब बनता है, जब हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो वहां पे जाके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो वहां हमारा एक और परिवार बनता है जो हमारा कार्यस्थल का परिवार है। अब ये सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए मनुष्य ने उसके ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम आप समझ लीजिए उपजिला हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट। उसके ऊपर आते हैं जिला, जब बहुत सारी सब डिस्ट्रिक्ट होके मैनेज करनी पड़ती है एक साथ तो उसके लिए जिला बनता है, और जब बहुत सारे जिला आपस में मैनेज करने पड़ते हैं, उनके बीच में समन्वय बनाना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है, तो राज्य नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, स्टेट। और बहुत सारे ऐसे स्टेट मिलके जो है एक राष्ट्र बनता है। पूरे विश्व में इसी तरह की मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रजातंत्र हो या कोई भी तंत्र हो, अल्टीमेटली आपको इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना है। और ये सब राष्ट्र जब आपस में मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको हम वैश्विक गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो कि पृथ्वी के नियम के अनुसार चलनी चाहिए। प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विध्वंस आता है, गरीबी आती है, भूखमरी आती है, बाढ़ आती है, सुनामी आती हैं, और जो है बहुत से ऐसे प्राकृतिक विपदाएं, युद्ध, ये सभी आने लग जाते हैं यदि जो है हमारी दिशा गलत दिशा में जा रही है, हम अपना कर्म गलत दिशा में कर रहे हैं। और ये जो प्रकृति के नियम हैं, इनको समझने के लिए कि आखिर ये नियम है क्या, इनको प्रकृति के नियमों से ही नहीं जाना जा सकता। प्रकृति के नियमों को जानने के लिए हमें ब्रह्मांड के जो नियम हैं, शाश्वत सिद्धांत जो हैं, उनको जानना पड़ता है।
बिना शाश्वत सिद्धांतों को जाने प्रकृति के नियम नहीं जाने जा सकते, और प्रकृति के नियमों को जाने बिना हम ये ऑर्गेनाइजेशन सतयुग में नहीं ले जा सकते। तो हम सबके कार्यस्थल यही है। आपने ये चुनना है कि क्या आप अपने आप तक ही सीमित रखेंगे अपना कार्यस्थल, या अपने परिवार तक सीमित रखेंगे, या अपनी रोजी रोटी तक सीमित रखेंगे, या उप जिले की भी कुछ जिम्मेदारी, कुछ जवाबदेही, उत्तरदायित्व आप उठाएंगे, या जिला लेवल तक उठाने की आप क्षमता रखते हैं, राज्य लेवल तक जा सकते हैं कि नहीं, क्या आपकी सोच जो है वो राष्ट्र धर्म को समझती है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या आप विश्व धर्म समझ पा रहे हैं कि नहीं। बनाने वाले ने हमारा जो रोल है वो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन चेतना अवस्था पूरी ना होने के कारण हम उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी कारण से, किसी पर्पस से भेजा है, और उसको भेजने वाला कोई एक क्रिएटर है। तो उन दोनों को जाने बिना, जो सृष्टि का रचयिता है और उसने हमें क्यों भेजा है उसका कारण जाने बिना हमें अपना पूरा कार्यस्थल समझ नहीं आता। तो आज वो भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें उस कार्यस्थल को समझने में कुछ और मदद मिले। तो अब आते हैं कि विश्व के सारे कर्म या प्रोफेशन कह लीजिए, या जो भी आप जॉब, बिजनेस, कुछ भी आप करते हैं, वो मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही होता है। ठीक है, सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से समाधान करते हैं, और समस्या का समाधान करने के लिए उसकी इस चार, उसके जो भाग हैं उनको जानना आवश्यक है। वो है कि समस्या क्या है, कैसे पैदा हुई, प्रक्रिया क्या थी, क्यों पैदा हुई, कारण क्या था, और कौन है उसके पीछे जिसने समस्या पैदा करी। और जब हम समाधान के लिए जाते हैं तब भी यही चारों होते हैं कि आखिर समाधान है क्या, कैसे उसकी पूर्ति होगी, ठीक है, क्यों हमें वो करना चाहिए, आखिर वो हमारा उत्तरदायित्व तो क्यों है, और मैं कौन हूं। ये चारों चीजें जब पता लगती है उसके हिसाब से हमारा कर्म होता है। तो इसी को अगर हम कहें कि अगर आज हम वो नहीं समझ पा रहे हैं और हमें अपना दृष्टिकोण बदल के वहां तक लेके जाना है जहां से हमें समझ में आ जाए, तो हमें एक यात्रा करनी पड़ेगी अपने आज के कौन से लेकर अपने असली कौन तक, हु एम आई, कौन हूं मैं, ये जानने तक। तो जैसे गूगल मैप से कुछ सीखते हैं, गूगल मैप में जब यात्रा आपको कुछ भी करनी हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो आपको सारे रास्ते बता देता है, लेकिन उसको कुछ इनपुट देने पड़ते हैं, उसको कुछ बताना पड़ता है, तभी बता पाएगा, वरना नहीं। तो पहला क्या पूछता है वो कि आपका गंतव्य क्या है, आपको जाना क्या है। तो इसी तरीके से जब हमें समस्या का समाधान करना है तो पहले तो हमें जानना जरूरी है, विजन में, दर्शन में देखना आवश्यक है कि वो भविष्य के समाधान का विजन क्या है। गंतव्य आपको पहले ही स्टेप से पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गंतव्य नहीं पता तो कोई भी कदम जो हम गंतव्य की तरफ रख रहे हैं वो श्योर ही नहीं है कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद हमें जानना पड़ता है, गूगल मैप कहता है कि मुझे स्रोत बताओ कि आप कहाँ हो, और अगर आप नहीं बता सकते हो कि आप कहाँ हो तो मैं बता दूंगा, मैं ढूंढ के बता दूंगा कि आप कहाँ हो। वो आपको लोकेट करता है, उसने एक ऑप्शन दे रखा है वहां पे, योर लोकेशन, उसको अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसको ये दोनों चीजें चाहिए आपको दिशा बताने के लिए। तो जब उसको दो चीजें मिल जाती हैं तो जो सीधी लकीर स्रोत को गंतव्य से कनेक्ट करती है उसको हम दिशा कहते हैं। और यदि हमारी दिशा ही गलत है तो हम खोए हुए हैं। तो वापस अपने आप को प्राप्त करने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं, ये तीन चीजें तो जाननी परम आवश्यक है कि गंतव्य क्या है, स्रोत क्या है और दिशा क्या है। उसके बाद जब ये भी पता लग जाता है तो चौथी चीज की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर करेंगे कैसे इसको। समझ में आ गई मैं कौन हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि तक भी पहुंच गया, मुझे भी समझ में आ गया कि जो पिछले स्लाइड पे सारे कार्यस्थल दिखाए गए सब में मेरा कोई ना कोई उत्तरदायित्व है। ठीक है, लेकिन करें कैसे, उसके लिए क्या आवश्यक सामग्री लगेगी,
क्या साधन लगेंगे, क्या संसाधन लगेंगे और क्या प्रक्रिया लगेगी, वो जानना जरूरी है। तो वो अगर कम भी पड़ रहा है, मान लो आपके पास साधन पूरे नहीं, आवश्यक सामग्री पूरी नहीं है, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई कारण नहीं है कि आप गलत दिशा में चलने लग जाएं। चलना तो फिर भी सही दिशा में पड़ेगा, रिसोर्सेज तो आते रहेंगे, उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, पर पहले आप दिशा तो सही पकड़े। उसके बाद चौथी चीज आती है, जब ये ऊपर की तीन चीज पता लग गई तो गूगल मैप आपको स्टेप बाय स्टेप कि कितने मीटर आगे जाके किधर मुड़ना है, कैसे जाना है, वो सब बता देगा, क्योंकि उसको पता लग गया। प्रक्रिया के रूप में भी वो पूछता है आपसे कि साइकिल से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, वो प्रक्रिया है, माध्यम पूछता है आपसे वो। और उसके बाद वो आपको पथ बताता है कि स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी कार्य योजना और कदम। तो युग परिवर्तन करने के लिए भी हमें इसी चीज की आवश्यकता है, सतयुग की स्थापना करने के लिए भी हमें इसी चीज की आवश्यकता है कि हम ये जाने कि गंतव्य क्या है, भविष्य का समाधान विजन क्या है, आज वर्तमान की समस्या की स्थिति क्या है, स्रोत से गंतव्य के बीच की सीधी रेखा क्या है, दिशा क्या है, आवश्यक सामग्री, साधन और संसाधन क्या लगेंगे, प्रक्रिया क्या है, और स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने के लिए कार्य योजना क्या है और उसके क्या कदम है और उसमें मेरा क्या कार्य है। तो ये सब उत्तर हम आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो संगठित समस्या समाधान में एक तो हो गया हम अकेले समस्या का समाधान करें, तो ऊर्जा का प्रवाह आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उस ऊर्जा के प्रभाव का एक तरह से समन्वय भी पैदा करना है, सहयोग पैदा करना है, जिससे ज्यादा लोग मिलकर उसको सॉल्व कर पाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन क्या रोल करेगा। ठीक है, तो उस रोल के हिसाब से हम देखें तो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, चारों में से क्या, कैसे, क्यों और कौन कुछ भी नहीं कर रहा है, वो उस समस्या के समाधान के प्रति निष्क्रिय है। ठीक है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है अपने उत्तरदायित्व का, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ना उसको काम पता है, ना अर्थ पता है, ना धर्म पता है, ना मोक्ष पता है। ये चार ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ह्यूमन लाइफ के, मनुष्य जीवन के चार ही लक्ष्य हैं। शरीर का लक्ष्य है काम की पूर्ति, मन का लक्ष्य है अर्थ की पूर्ति, बुद्धि का लक्ष्य है धर्म की पूर्ति और आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष की पूर्ति। ये सब अपने अपने पूर्ति में लगे रहते हैं। तो इसमें से जो इन चारों पुरुषार्थ में से एक को भी नहीं जानता, वो निष्क्रिय हो गया, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। जो व्यक्ति मोक्ष, धर्म और अर्थ प्राप्ति जिसकी नहीं हुई है, वो अगर काम तक उसका चेतना बढ़ी हुई है, तो कम से कम वो कार्यकर्ता का काम तो कर ही सकता है। वो अचेतन मन से ही सही, पर वो योगदान कर सकता है अपने कर्तव्य की तरफ। तो ऐसे लोग, अगर उनको गंतव्य दिखा दिया जाए, दिशा दिखा दी जाए, प्रक्रिया समझा दी जाए, तो उस पथ पे तो वो चल ही सकते हैं। तो गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क जो हमारा पहला नेटवर्क है, वो उन लोगों को अपने साथ लेके चलता है जो कम से कम युग परिवर्तन में कार्यकर्ता का रोल तो कर सके। उसके बाद आता है कि सतयुग बनाने के लिए और रोल्स क्या है। तो दूसरा रोल आता है जिस व्यक्ति को काम तक भी चेतना हो उसकी और अर्थ तक भी चेतना हो, मतलब कि उसके शरीर में भी चेतना आ चुकी हो और मन में भी चेतना आ चुकी हो, और उसका जो एक तरह से शरीर है अवचेतन मन के द्वारा संचालित है, उस व्यक्ति को प्रबंधक का कार्य दिया जा सकता है, मैनेजमेंट का काम दिया जा सकता है कि वो प्रक्रिया को चला ले और उस प्रक्रिया के द्वारा बहुत से कार्यकर्ताओं को उस पथ पे चला पाए, ऐसा वाला रोल वो कर सकता है। फिर तीसरा आता है रोल उस व्यक्ति का जो काम भी समझता हो, अर्थ में भी उसकी चेतना बनी हुई हो और धर्म भी जानता हो। अब यहाँ ये धर्म कोई रिलीजन नहीं है कि कोई कौन सा धर्म जानता हो, ऐसा नहीं है। धर्म वही है उत्तरदायित्व, कि आपका शरीर के प्रति, अपने प्रति क्या कर्तव्य है, आपका जो है परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका जो है अपने कार्यस्थल के प्रति क्या कर्तव्य है, उप जिला, जिला, राज्य, राष्ट्र और पूरे विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है, वो जानता हो। जो ये जानता हो कि सही दिशा क्या है, जिसको समझ में आ गई हो कि लॉजिक क्या है इसका, वो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है।
तो उनका रोल हमने बनाने के लिए, इसका प्रबंधक का रोल बनाने के लिए हमने दूसरा नेटवर्क जो बनाया है वो है गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क, कि बिजनेसमैन लोग एक साथ आके उसमें कार्य कर सके। तो वो हो गया दूसरा नेटवर्क। लीडर्स को नेटवर्क करने के लिए, उनको साथ लाने के लिए, उनका समन्वय पैदा करने के लिए तीसरा नेटवर्क है सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क, कि वो लोग जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हों, जिसकी कम से कम जो है सभी समाधि लग जाती हो, जो धर्म को ठीक से जानते हो, जिनकी चेतना बुद्धि में पूरी तरह से आ चुकी हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति नेतृत्व यहाँ पे करेंगे और SALN का पार्ट बनेंगे। और चौथा जो रोल है गुरु का रोल, उसके लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति की चेतना उसके शरीर में भी हो, उसको काम समझ में आ गया हो, मन भी उसका सचेत हो, अर्थ भी समझ में आ गया हो, बुद्धि भी उसकी सचेत हो और धर्म समझ में आ गया हो, और आत्मा उसकी मोक्ष प्राप्त हो। मतलब आत्मा जो है वो दृष्टा की अवस्था तक पहुंच चुकी हो। उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में, सत्युग को बनाने में जो है परम चैतन्य का रोल करते हुए एक तरह से मार्गदर्शक वाला कार्य करना है। तो इन सब रोल्स का, इन सब लोगों का समन्वय बनाने के लिए सत्युग कैसे होगा कि भारत की अगर हम बात करें तो हर एक पिन कोड तक एक प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का चैप्टर हमें बनाना है। 19,000 पिन कोड हैं भारत में, तो अगले 5 साल में हमें 19,000 पिन कोड पे एक एक चैप्टर बनाना है और एक एक चैप्टर में कम से कम 1,000 मेंबर्स बनाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तीव्र गति से इसमें कार्य होना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मानव जो सभ्यता है वो कम से कम 20 से 30 साल पीछे है विध्वंस को रोकने में। तो अगर बहुत हाई स्पीड से इस कार्य को नहीं किया गया तो इस पृथ्वी पे जो है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट हो सकता है, ऐसा विध्वंस हो सकता है कि जो घोर कलयुग की स्थिति पैदा कर दे। तो आइए हम सब लोग मिलके अपना अपना इसमें रोल देखें और जो जिस तरह से भी इसमें सहयोग कर सकता हो वो अवश्य करें। तो जैसा मैंने ये भी बताया कि निष्क्रियता से लेके काम तक की जिसकी चेतना हो वो केवल शरीर की चेतना में है, बॉडी कॉन्शियस है। जिसकी चेतना जो है प्रबंधक के रोल तक आ गई हो उसका हृदय में चेतना है। धर्म जो है वो बुद्धि की चेतना से समझ में आता है। जितनी जितनी बुद्धि बढ़ती जाएगी उतना रैशनल क्लियर होता जाएगा, लॉजिक क्लियर होता जाएगा, तर्क समझ में आता जाएगा, विज्ञान समझ में आता रहेगा। तो वो व्यक्ति जो है फिर लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। और चौथी जो हमारी डायमेंशन है आत्मा, आत्मा को मोक्ष चाहिए। और मोक्ष का अर्थ वो नहीं है जो कलयुग में हमने गलत समझ लिया। मोक्ष का अर्थ जीवन मृत्यु के बंधन से छूटना नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने का अर्थ ही यही है कि जीवन और मृत्यु बंधन नहीं है, वो प्रक्रिया के पार्ट है। और आत्मा अनादि और अनंत और सनातन होने के कारण ऐसा कोई भी उसमें स्थिति नहीं है जिसमें हम कहें वो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो गई। वो अनंत है, वो लगातार चलता रहेगा। हर मृत्यु के बाद जीवन, हर जीवन के बाद मृत्यु, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन उस जीवन को मोक्ष अवस्था से अगर जीना है तो जीवित रहते वक्त ही आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। और आत्मा की मुक्ति का अर्थ यह है कि आत्मा का जो रोल है पहले उसको समझें। आत्मा का रोल है दृष्टा, देखने वाला, सीयर। तो अगर देखने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं है तो उसको ब्रह्म ज्ञान से नहीं दिखेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान से दिखेगा। उसको विजन नहीं दिखेगी, उसको इल्यूजन दिखेगी। इसलिए आत्मा को मोक्ष चाहिए। ठीक है, मोक्ष का अर्थ जन्म मरण से के बंधन से मुक्त होना नहीं है। वो बंधन नहीं है, वो एक पूरा गेम है। वही तो पुरुषार्थ करने की कर्म भूमि है, वो बंधन कैसे हो सकती है। ठीक है, आत्मा को जान के सत्युग को बनाना कोई बंधन नहीं है। ठीक है, वो कर्तव्य है और कर्तव्य किसी भी बंधन से मुक्त होता है। आइए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो परिस्थिति है, वर्तमान जो परिस्थिति है, उसमें जो ये 4 हमारे पिलर होते हैं, शिक्षा, शासन, व्यवसाय, सेवाएं, सभी घोर कलयुग की ओर उस दिशा में बढ़ रही हैं। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हो,
चाहे कितना भी हम अपनी जो है गुण गाते रहें कि मनुष्य प्रजाति ने देखो कितनी तरक्की कर ली, सत्य तो ये है जैसे ही उसको आध्यात्मिक आधार से देखा जाता है, सब सत्य सामने आ जाता है कि ये कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, जहाँ पे संसाधन लगातार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन विध्वंस की ओर लेके जा रहा है, भ्रष्टाचार इतना रोज की बात हो गई है कि भ्रष्टाचार को हमने लगता है स्वीकार ही कर लिया है, क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में अब हो ही नहीं रहा है। फिर प्रदूषण, पांचों तत्वों का प्रदूषण हो चुका है, पृथ्वी का भी, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी, आकाश का भी। अंधविश्वास आज भी एआई जनरेशन के साथ भी, एआई जनरेशन में मानव सभ्यता आ चुकी है, उसके बावजूद भी अंधविश्वासों से भरी हुई प्रथाएं बहुत प्रचलित है। मंदी, बेरोजगारी, अपराधों की वृद्धि, अमीर गरीब का विभाजन, आतंक, रोग, अवसाद, घुटे हुए शहर, गरीबी, नागरिकों का लगाव और सांप्रदायिक वैमनस्य सभी लगातार बढ़ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस सारी टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा ला दिया जिसको हम कहें कि हम आज ही सतयुग में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही जो बात होती है किसी समस्या का समाधान में, इस बात को स्वीकार करना कि समस्या है, फिर उस समस्या का सही आकलन करना और फिर उसके समाधान की ओर बढ़ने के लिए यू टर्न लेना, ये हम सबका एक तरह से कलेक्टिव संगठित उत्तरदायित्व है कि हम इस परिस्थिति से बदल के यू टर्न लेके, प्रोजेक्ट यू परिवर्तन विजन का सहारा लेके एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं, ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ये स्वर्ण युग या सतयुग या PYP वाइज वर्ल्ड बन चुका है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। अलगाव की दिशा से तो अंधकार युग या कलयुग ही पैदा होगा, स्वर्ण युग पैदा करने के लिए तो एकता की दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। और एकता की दिशा तभी बढ़ती है जब हमारी आत्म जागृति बढ़ती है, क्योंकि शरीर हम सबके अलग अलग हैं, मन भी अलग हैं, बुद्धि भी अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा में कोई गणित, मैथमेटिक्स, गिनती नहीं होती। आत्मा एक ही होती है, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की एक ही आत्मा है, आत्मा की कोई बाउंड्री भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस एकता की दिशा में बढ़ने के लिए युग परिवर्तन का जो मिशन है, ये ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित है। साधारण बुद्धि से इस तरह की विजन को बनाना बहुत ही मुश्किल है और शायद असंभव ही है अगर ईश्वर की प्रेरणा उसमें ना जुड़ी। तो जैसे हमने शुरू में बात की कि ऊर्जा प्रवाह की दो दिशाएं होती हैं, एक स्वर्ण युग की ओर, एक अंधकार युग की ओर। सही दिशा में कार्य करेंगे तो हमारा कार्य स्वर्ण युग बनाएगा, गलत दिशा में की गई कार्यवाही अंधकार युग बनाएगी। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा युग परिवर्तन का वो बीज मंत्र जो आज से 5,500 साल पहले भगवत गीता में पहले ही लिख दिया गया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होगी, मतलब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। धर्म जो है वो बुद्धि का विषय है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है, दिशाहीन हो जाता है। तो ये श्लोक ये कहता है कि जब जब और जहां जहां धर्म की हानि हो जाए, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तब तब आत्मा कह रही है, ये कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये आत्मा का वचन है कि तब तब आत्म जागृत व्यक्ति धर्म के को ऊपर उठाने के लिए अपना सृजन करता है, मतलब अकर्ता आत्मा अपने आप को कर्म में व्यक्त करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ता है। आत्मज्ञान को जब कर्म में व्यक्त करते हैं तो उसको स्वयं वास्तविकरण कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि वो आत्मा जो सबके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि का पोटेंशियल लेके बैठी हुई है, संभावना लेके बैठी हुई है, वो हमारे अंदर भी तो है। तो अपने अंदर जाके उसको कर्म में हमें लाना होता है, और कार्य क्या करना होता है वो दूसरा श्लोक बताता है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब अच्छी एनर्जी का समन्वय करो, उनको ऊपर उठाओ, और बुरी एनर्जी को उसका विघटन कर दो, छोटा कर दो। और धर्म संस्थापनार्थाय, कि पर्पस क्या है कि लोगों की बुद्धि में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में संभव होता हूं। यानी कि हर युग में इसकी आवश्यकता जब हो जाती है तो आध्यात्मिक चेतना प्राप्त व्यक्ति उस क्रांति को जन्म देते हैं और दूसरे सभी लोगों के साथ समन्वय बना के धर्म की स्थापना करते हैं, दिशा की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप फिर से एक मानसिक अवलोकन कर सकते हैं कि आपका इसमें क्या रोल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को पूरे ब्रह्मांड के पटल पे जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ये चक्राकार इसका डिजाइन है कि सतयुग तब होता है जब ज्यादातर लोगों की, अधिकतर लोग जो है विवेकशील होते हैं और आत्मा की चेतना में होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 से आप देख सकते हैं। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये विवेक, ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान पास ऑन किया जाता है, दिया जाता है, तो उसमें थोड़े थोड़े एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, दोष आने शुरू हो जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि 25%, 1/4 जो है विवेक नष्ट हो जाता है और हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। वो सारी आत्माएं जो शरीरधारी उस समय होती है। तो ऐसे में फिर से युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है जिससे फ्री फॉल रुक जाए, वो सीधा ही कलयुग में ना गिर जाए। तो अवरोही चक्र में उसको स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे युग परिवर्तन होता है। फिर जब चेतना बुद्धि से भी नीचे उतर के केवल भावना आधारित हो जाती है, बुद्धि और विवेक बहुत कम हो जाता है, 50% पे आ जाता है, और लोग भावना आधारित अवचेतन मन से, सब कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेने लगते हैं, तो वहां से द्वापर युग की शुरुआत हो जाती है। सतयुग की कितनी रेंज है कि विवेक से बुद्धि तक, आत्मा की चेतना से बुद्धि की चेतना के बीच का जो समय है वो सतयुग है। बुद्धि की चेतना से मन की चेतना के बीच का जो समय है वो त्रेता युग है। मन की चेतना से शरीर की चेतना का जो गिराव है वो अवरोही द्वापर युग है। और वहां आने के बाद अवरोही कलयुग शुरू हो जाता है कि केवल शरीर में ही चेतना रह जाती है, यानी कि व्यक्ति केवल काम की पूर्ति के लिए ही उसकी चेतना बची है। यहाँ पे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों जान रहा है। यहाँ पे आके धर्म, अर्थ, काम जान रहा है, मोक्ष को खो चुका है। यहाँ पे आके वो मोक्ष के साथ साथ धर्म को भी खो चुका है, केवल अर्थ और काम रह गए हैं। और अवरोही कलयुग में आते आते केवल काम की समझ रह गई है। धर्म, अर्थ और मोक्ष जो है वो काम आधारित ही हो गए हैं। तो यहाँ पे 25% विवेक रह जाता है, अहंकार जनित जो है ज्ञान लोगों के मन में आता है। और पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचने के बाद विवेक शून्य समाज हो जाता है। ये घोर कलयुग की परिस्थिति है। यहां से हम लोग रिकवर करके 6 नंबर पॉइंट तक आ चुके हैं। अगर यहाँ 6 नंबर पॉइंट पे हमने समन्वय नहीं किया तो पूरी संभावना है कि हम वापस 5 नंबर पॉइंट पे गिर जाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो एक बिल्कुल विवेक रहित जीवन जी रही हो। तो अभी भी समय है, चाहे थोड़ा देर सही, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर हम अब भी अपना कोर्स करेक्शन कर दें, अपनी दिशा सही कर दें, तो हम इस पॉइंट नंबर 6 से ऊपर उठते उठते 7 नंबर को क्रॉस करते हुए, 8 नंबर को क्रॉस करते हुए वापस विवेकशील सतयुगी समाज तक पहुंच जाएंगे। और इसमें आप सब लोग जो सहयोग करना चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा के अनुसार इस वेबिनार के अंत में और हमारे साथ जो 1-to-1 मीटिंग होगी उसके दौरान बता सकते हैं। तो ये जो पीछे चक्र हमने देखा ये अनादि अनंत है। दिन और रात जब तक जो है सृष्टि बनी रहती है तो दिन और रात भी अनादि अनंत है। मौसम भी अनादि अनंत है जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पे सही से चल रही है। जब प्रलय हो जाती है तो दिन और रात का भी विलय हो जाता है और इन सारे मौसमों का भी विलय हो जाता है। ऐसे में हम उसको कह सकते हैं कि दोबारा यहाँ से शुरू कर सकते हैं और ये अनादि और अनंत रूप में चलता रहता है। इसका कोई छोर नहीं है, कहीं से ये शुरू नहीं हुआ, कहीं ये खत्म नहीं होगा।
और क्यों ये अनादि अनंत है उसको भी आप तर्क के आधार पे निकाल सकते हैं। वो हम आपको जब आप मेंबर बन जाएंगे तो उसके बाद आगे आने वाले जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें हम आपको ये बताएंगे। अब आते हैं कि फिर कर्म में कुशलता लाई कैसे जाए, कि जो भी हमारे रोल के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया वो हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको मैप करने के लिए हमने मनुष्य की चेतना को 3 इंडेक्स में बांटा है, SFP इंडेक्स। एस का मतलब है कि वो क्या सीख कर रहा है, वो क्या चाहता है, किस चीज की उसको अभी इच्छा है। एफ का अर्थ है कि किस किस चीज में उसकी पूर्ति हो चुकी है। और प्रोवाइडर का पी का अर्थ है कि वो किस किस चीज को प्रदान करने योग्य हो गया है। तो प्रदान करने की जो योग्यता होती है उसी के हिसाब से हमारा रोल बन जाता है। तो अगर हम सीकर लेवल पे बात करें तो 6 सीकर लेवल होते हैं, 6 फुलफिल्ड लेवल होते हैं और 9 प्रोवाइडर लेवल होते हैं। इसको भी हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आने वाले सत्रों में, और आपको एक डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे जिसमें आप उस दस्तावेज में आप ये देख सकते हैं इसका जो वृहद इसका अर्थ है वो क्या है, डीपर मीनिंग इसका क्या है। तो हेल्पलेस, जो व्यक्ति केवल यहाँ पे है वो हेल्पलेस है यानी कि असहाय है, यहाँ पे वो डिस्ट्रेस है, परेशान है, यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंट है यानी कि वो अपनी ही आत्ममुग्ध है, यहाँ पे वो महत्वाकांक्षी हो जाता है, जब S5 पे पहुंच जाता है तो जिज्ञासु हो जाता है, और S6 पे पहुंच जाता है तो वो समर्पित हो जाता है इन शाश्वत सिद्धांतों के प्रति, क्योंकि उसको समझ में आ जाती है कि पूरा ब्रह्मांड इन शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार ही चलता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिटेल करेंगे। परफॉर्मेंस लेवल की अगर हम बात करें कि आप क्या योग्यता रखते हैं, वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका S और F लेवल क्या है। तो अगर व्यक्ति P लेवल पे है तो इनएफिशिएंट वर्कर है, मतलब वो छोटा मोटा कार्य भी ठीक से नहीं कर सकता। P2 लेवल पे है तो कम से कम वो अच्छा कार्यकर्ता बन सकता है। P3 लेवल पे है तो कार्यकर्ता से ऊपर का रोल कर सकता है, लेकिन अभी भी वो मैनेजर प्रबंधक बनने योग्य नहीं हुआ है। जब S4 पे पहुंचता है, P4 पे जब वो पहुंचता है तो वो एक एफिशिएंट जो है कर्म में कुशलता प्राप्त प्रबंधक बन सकता है। और P5 पे जब पहुंचता है तो वो लीडिंग कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, चाहे उसको दिशा बोध हो चाहे ना हो, पर उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वो नेतृत्व कर सके। जब P6 पे पहुंचता है तो क्षमता के साथ साथ दिशा बोध भी हो जाता है। और जब P7 पे पहुंचता है तो वो आनंदमय कोश में पहुंच के एक गुरु वाला कार्य कर सकता है। लेकिन इनएफिशिएंट क्यों लिखा गया? क्योंकि आनंदमय कोश भी अंतिम कोश है, वो भी जो है पूरी मुक्ति नहीं है। अगर आप पूर्ण आनंद में भी आ चुके हो तो वो पूर्ण दृष्टा भाव नहीं है, क्योंकि आनंद को तो आप दृष्टा के रूप में देख ही रहे हैं। असली दृष्टा तब होता है जब आनंद से भी ऊपर उठ के आप जो है रिफ्लेक्शन तक पहुंचे, यानी कि मन आपका, चित्त आपका इतना दर्पण बन जाए कि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए वाली परिस्थिति तक पहुंच जाए। तो वहां जाके व्यक्ति सही मायने में गुरु बनता है। और जब व्यक्ति P9 लेवल तक पहुंच जाता है, दृष्टा स्वरूप अवस्थानम हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य अवतार कार्य होते हैं। अवतार क्रिया का अर्थ यह है कि उस समय, उस परिस्थिति, उस योगारूढ़ अवस्था से किए गए किसी भी कर्म का कर्म संस्कार नहीं बनता, वो पाप और पुण्य से रहित हो जाता है, क्योंकि वो पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से किया जाता है। तो ये सारी संभावनाएं P1 से लेके P9 तक हम सब में है। कलयुग इसलिए बनता है क्योंकि लोग नीचे के परफॉर्मेंस लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं। या तो वो इनकैपेबल है, बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, असहाय है, या फिर वो मजबूरी में कुछ काम कर रहे हैं, या फिर वो इतने केयरफ्री है, इतने आलसी या एक तरह से जिम्मेदारी ना लेने वाले हैं, गैर जिम्मेदार हैं, तो वो P3 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। या फिर वो ज़्यादा श्रूड हो चुके हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, मतलबी हो चुके हैं, और उनको समझ में आ गया है कि डिप्लोमेसी से, ठीक है, डिप्लोमेसी दिखा के जो है हम अपना कार्य निकाल सकते हैं, बस वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ना तो तार्किक हो पाए हैं, ना ही उनके अंदर पूर्वाभास पैदा हुआ है, ना ही आनंद तक पहुंचे हैं,
और ना ही उनका मन जो है दर्पण बना है, और अवतार अवस्था तो बहुत ही दूर है। तो ऐसी अवस्था में कलयुग तो बनेगा ही। तो आइए हम सब मिलके अपनी भी चेतना ऊपर को लेके आते हैं, बाकी सब लोगों की भी लेके आते हैं, और कलयुग से सतयुग की इस यात्रा में अपना अपना रोल कर देते हैं। तो मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को युग परिवर्तन के जो उद्देश्य है, 4 उद्देश्य के साथ हमने जोड़ा है, क्योंकि इस तरह की जो नॉलेज है, ये जो अवतार लेवल तक बनाने का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान की जो शिक्षा है, उसका जो उत्तराधिकारी वो भारत है। भारत के पास ये ज्ञान है कि बाय डिजाइन किस तरह से लोगों को अवतार अवस्था तक लाया जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में वो बहुत गहरे शोध के बाद वर्णित है। तो आइए देखते हैं इसको, इन 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष को हमने संकल्प में कैसे परिवर्तित किया है। पहला संकल्प है संकल्प विश्व गुरु भारत, कि भारत विश्व पटल पे एजुकेशन सेक्टर में, स्पिरिचुअल सेक्टर में वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए, पूरे विश्व का नेतृत्व करे। ऐसा संकल्प लेके हम ये मेंटर्स को दे रहे हैं। जो लोग गुरु हैं उनको ये संकल्प दे रहे हैं। जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनको जो संकल्प दिया जा रहा है वो है संकल्प विश्व सम्राट भारत, कि पॉलिटिक्स, राजनीति किस तरह से होनी चाहिए, इसका जो बेंचमार्क है, मापदंड है, वो भारत दे पाए। उसके लिए सबको जो पॉलिटिकल फील्ड में या लीडरशिप फील्ड में आना चाहता है या है, उनको हम संकल्प विश्व सम्राट भारत का रोल दे रहे हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, मैनेजर्स हैं, जिनकी चेतना अभी अर्थ और काम तक ही पहुंची है, तो अर्थ की फील्ड में भी विश्व का हम नेतृत्व कर सके, उसके लिए उनको संकल्प दिया जा रहा है विश्व धन ऋषि भारत, कि यहां पे बने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक, और हम उनको सिखा पाए कि शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार वर्ल्ड बैंक क्या होता है। संकल्प विश्व सम्राट भारत से हम उनको ये सिखा पाए कि शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार यूनाइटेड नेशंस कैसे बनता है, चाहे हमें यूनाइटेड नेशंस 2.0 बनाना पड़े। और यहाँ पे हम उनको सिखाएं कि पूरा ये मानव जन्म जो हमें मिला है, ये केवल साइंटिफिक एवोल्यूशन, वैज्ञानिक पद्धतियों की सूचनाएं और जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये आत्मज्ञान प्राप्त करके वहां से दृष्टा भाव से कर्म करने के लिए बना है, जिसमें कोई एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं ले जा सकती। वहां पे वही बात आती है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, वहां पे बिना साधन के ही पहुंचा जाता है। तो ये संकल्प हुआ। फिर जो लोग कार्यकर्ता हैं उनको संगठित करके संकल्प जो दिया जा रहा है वो है संकल्प विश्व कल्याणकारी भारत, कि विश्व गुरु बनके, विश्व सम्राट बनके, विश्व के धन ऋषि बनके ऐसा नहीं करना है कि अब हम सबको एक्सप्लॉइट करें, अब हम राजा हैं, हम गुरु हैं, हम जो है धन ऋषि हैं, तो हम सबको एक तरह से प्रताड़ित करें। नहीं, ये सब इसलिए दिए जाएंगे जिससे कि हम विश्व कल्याणकारी बन सके। ठीक है, तो ये 4 रोल को पूरा करने के लिए संकल्प विश्व गुरु भारत सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क SRMN को दिया जा रहा है। संकल्प विश्व सम्राट भारत जो SALN के मेंबर हैं उनके लिए है। संकल्प विश्व धन ऋषि भारत गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क के लिए है, और संकल्प विश्व कल्याणकारी भारत गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क के लिए है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म यानी कि समन्वय मंच क्या है और वो क्या करेगा। जब हर पिन कोड में ये चैप्टर बन जाएंगे तो सतयुग के मिनिएचर छोटे छोटे जो है वाइज विलेज और वाइज टाउन, वाइज गांव और वाइज नगर बनाए जाएंगे, जिसको शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया जाएगा। इसके अंदर पूरी सतयुग की ही ऊर्जा का जो प्रवाह है, एनर्जी फ्लो है, वो वहां पे होगी। इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, हाइलाइट्स हैं, जो आप एक डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो परिधि है, जो इसकी आउटर पेरिफेरी है, वहां पे भी उसको शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया जाएगा, कि उस नगर के बाहर जहां भी एक नगर दूसरे नगर से संपर्क में आ रहा है, वहां पे भी विध्वंस को रोका जा सके, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो
वाटर लॉगिंग हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जो उस विध्वंस को दिखा रही है वो हम हटा सकें, उसके लिए ये परिधि पे भी जो है जो कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे वो शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार। 4 ऐसे टाउन्स को, वाइज टाउन या वाइज नगर शहर को जोड़ के एक ब्लॉक बनेगा और ऐसे कई ब्लॉक मिलके एक वाइज शहर बनेंगे और कई वाइज शहर मिला के वाइज राज्य, वाइज राष्ट्र और फिर वाइज विश्व बनेगा। एक जन्मभूमि, एक कर्मभूमि, एक धर्मभूमि और एक फल भूमि। आदर्श लोक, और जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसी यूटोपियन विजन आदर्श लोक संभव नहीं है या करना ही नहीं चाहिए, बेकार की बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जान ले कि अगर आप आदर्श लोक की दिशा में नहीं हैं तो आप अनादर्श लोक की दिशा में तो हैं ही। अगर आप परिवारों को एक करने की दिशा में नहीं हैं, एक फल भूमि बनाने की दिशा में नहीं हैं, तो आप परिवारों को बांटने की दिशा में तो हैं ही। अगर आप एक धर्म भूमि बनाने की दिशा में नहीं है, एक ईश्वर, एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, तो आप विवेक को, सत्य को, ज्ञान को बांटने की दिशा में तो अवश्य हैं ही। अगर आप एक राष्ट्र, एक देश बनाने की, यूनाइटेड नेशंस नहीं, यूनाइटेड नेशन बनाने की दिशा में नहीं है, तो आप देशों को बांटने की दिशा में तो अवश्य हैं ही। अगर आप पूरी पृथ्वी को अपना कार्यस्थल मानते हुए एक कार्यस्थल की दिशा में नहीं है, तो आप जो है कार्य को सत्यानाश करने की दिशा में, बांटने की, सही और गलत लोगों के एक तरह से द्वंद्व की दिशा में तो है ही। एकता की दिशा में नहीं है तो बांटने की दिशा में है, योग की दिशा में नहीं है तो वियोग की दिशा में है, सतयुग की दिशा में नहीं है तो कलयुग की दिशा में है, और एकीकरण की दिशा में नहीं है तो ऐसी डाइवर्सिटी के दिशा में है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दिशा की ओर हमको ले जाएगी। तो ये आत्ममंथन का विषय है कि हमें किस दिशा में होना है। युग परिवर्तन परियोजना का पूरा विजन इस पुस्तक में लिख दिया गया है। कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, राष्ट्र धर्म, कि मानव शरीर से लेके पूरे विश्व तक आपका क्या धर्म है, और पूरी आत्मा का डिजाइन, पूरे इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का डिजाइन, सारा इसमें पूरी तरीके से दिया गया है। अध्यात्म की चित्रों के माध्यम से जो गहन एक तरह से विधा है वो इसमें पूरी तरह से वर्णित है, और ये विश्व के साझा संविधान की नींव का पत्थर है जो सभी धर्मों को, नास्तिकता को, नेतृत्व के सिद्धांतों को और सभी संप्रदायों को, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ज़ोरास्टर, जैन, सिख, बौद्ध को, सब के लिए एक मार्गदर्शन है कि सब अपने आप को अपग्रेड करके वहां तक पहुंचे। किसी को काटने का, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सबको ही साथ लेके सबको ही उठाना पड़ेगा, परित्राणाय साधुनाम करना पड़ेगा। और जो रह जाएगा, जो सोचता है कि मैं तो विध्वंस ही करूंगा, तो उसके लिए युग परिवर्तन फेज 3 में हम बात करेंगे कि फिर विनाशाय च दुष्कृताम भी कितना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिनर्जी प्लेटफॉर्म का पूरा डिजाइन है। इसमें बहुत तरह की संगठनात्मक सदस्यता की श्रेणियां हैं। विश्व की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, संगठन को साथ में लाने की, जोड़ने की इसमें पूरी प्रोविजन है। इसमें आप सबकी भी सहायता चाहिए कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें जोड़ पाए, और अगर इंडिविजुअल मेंबर बनते हैं, व्यक्तिगत सदस्य बनते हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को युग परिवर्तन के साथ उनका समन्वय बना सकते हैं। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के विजन से किन प्रतिष्ठित लोगों ने सहयोग किया है, ये भी मैं आपको बहुत से आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं को हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और यहाँ पे अपना वक्तव्य रखने के लिए। उनको यही टॉपिक दिया जाता है कि सतयुग के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, वो हमारे मेंबर्स के साथ आप साझा करें। तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि सभी धर्मों से और सभी अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं या संप्रदाय हैं उनसे लोग आ सकें। तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, वैदिक रीति से चलने वाले लोग, यज्ञ नीति से चलने वाले लोग, क्रिश्चियन, ये सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से आमंत्रित होते हैं और आते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे इन सब के सेशंस को देख सकते हैं। राजनीति में से, क्योंकि संकल्प विश्व गुरु भारत है तो गुरुओं को संगठित करना आवश्यक है। संकल्प विश्व सम्राट भारत है
तो यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक मंच पे लाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम राजनीतिक नेताओं को और वरिष्ठ जो है सरकारी अधिकारियों को ये प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे वो यहाँ आके अपनी बात रख सके। तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, गवर्नर्स भी आते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उनको हम लेके आते हैं और यहाँ पे उनकी बातों को समन्वय करते हैं। इसके बाद आता है शिक्षाविद जो है, एजुकेशनिस्ट जो हैं, उनके डोमेन से भी बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिससे वो भी अपनी बात रख सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी हमने फेज 3 में एक तरह से फुल फ्लेजेड हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पर अभी भी फेज 2 में और फेज 1 में भी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात को रख चुके हैं। कार्यकर्ता और समाज सुधारक अलग अलग फील्ड में बिना इस बात की दोष दृष्टि रखते हुए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका सोच क्या है, साथ में लाना, समन्वय करना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम दोष दृष्टि में ही लगे रहेंगे तो मेरा सही तुम्हारा गलत में ही समय और ऊर्जा का नाश हो जाएगा। तो इसलिए सब लोगों को साथ में लाने के लिए हम, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर वो समाज में कुछ भी अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो हम उन लोगों को बुलाते रहते हैं अपने मेंबर्स की डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे ऑडियंस हैं यूट्यूब चैनल के उनके लिए। बहुत से ऐसे थॉट लीडर्स, विचारक नेता जो अपनी अपनी फील्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनको भी हम यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं। बिजनेस फील्ड से भी उद्यमी हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पे आके अपनी बात से समन्वय करते हैं। तो आपने देखा कि इतने सारे लोगों को हम यहाँ पे बुला चुके हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, नेटवर्किंग करके, ठीक है, क्योंकि समन्वय तो सबका बनाना ही पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेटर एंड स्पिरिट में, केवल शब्दों में नहीं, आत्मा से उत्पन्न होने वाली तरंगों के रूप में हमें उसको करना पड़ेगा। और वही एक छोटा सा प्रयास हमने किया फेज 1 में। फेज 2 में हम 100 गुना स्पीड से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और उसमें आपके सहयोग की हम कामना और आशा करते हैं। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की अब तक की यात्रा में हमने अपनी उपस्थिति कई जो है शहरों में, नगरों में, राज्यों में दर्ज करा दी है। पूरे देश भर में मैं ट्रैवल करता हूँ, 35 शहरों में जाके हम ऑफलाइन इवेंट कर चुके हैं और 100 से अधिक शहरों में से लोग ऑनलाइन इवेंट में हमारे यहाँ अटेंड कर चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मेंबर्स बन चुके हैं। तो ऐसा 35 शहरों में ये सारे इवेंट हो चुके हैं। आप भी अपना शहर इसमें देख सकते हैं कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है कि आप वो रोल कर सकें। PYP के दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित लोगों तक सीधा ले जाने के लिए उनसे मिलना, ये भी हमारी इस प्रक्रिया का समन्वय बनाने का प्रयास में शामिल है कि सीधा ही जाके उनसे अपॉइंटमेंट लो, बात करो, उनको कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, राष्ट्र धर्म पुस्तक दो, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के बारे में ब्रीफिंग दो, उनके चित्त में उसका बीजारोपण करो कि आज ना सही कल ही सही वो कभी ना कभी आगे बढ़ेगा, और तब जो है ये कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करने लगेगी। जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा है, आधा अवतार तो उनके अंदर हो ही गया है, और बाकी आधा अवतार कर्म से होगा, आधा ज्ञान से होगा, आधा कर्म से होगा। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसमें हमें आपके इसमें भी सहयोग की आवश्यकता है कि हर वो व्यक्ति जो समाज में कुछ बड़ा कर चुका है या करना चाहता है, उसके कान तक प्रोजेक्ट युग परिवर्तन पहुंचे। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से आपको क्या लाभ होगा, आपके लिए इसमें क्या है। तो इसको देखने के लिए आपको अपना रोल, जैसा कि हमने आगे बताया था, कि केवल अपने तक ही रखना है, या परिवार तक, या अपने कार्यस्थल तक, या बढ़ाते बढ़ाते जो है पिन कोड तक, डिस्ट्रिक्ट तक, सब डिस्ट्रिक्ट तक, राज्य तक लेके जाना है। तो जहां पे भी आपको रोल लेके जाना है, हर जगह के लिए हमने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया है, ठीक है। जहां भी आप ज्वाइन चैप्टर लेवल पे करना चाहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना चाहें, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे करना चाहें, हर जगह के लिए प्रोविजन है। चैप्टर लेवल पे अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में, जैसा मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक एक नेटवर्क है। काम के लिए गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क, अर्थ के लिए गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क, धर्म के लिए सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क, और मोक्ष के लिए सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क।
इसमें सामाजिक सेवा की नेटवर्किंग की जाती है, जिसमें सामुदायिक इंटरफेसिंग, कौशल विकास, प्रशिक्षण और उद्देश्यों के लिए स्वयं सेवा करना ये शामिल है। इसमें 4 लेवल के मेंबरशिप होती हैं: सहयोगी स्वयंसेवक, क्षेत्र स्वयंसेवक, वरिष्ठ स्वयंसेवक और टीम लीडर। उसके बाद अर्थ के लिए जो है रेफरल नेटवर्किंग सिस्टम है, संसाधन पूलिंग और वस्तु विनिमय, नए व्यापार के लिए लीड, प्रायोजन, स्पॉन्सरशिप और निवेश इन्वेस्टमेंट्स। उसके लिए स्वर्ण युग व्यवसायिक नेटवर्क, गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क और GABN। उसमें 4 तरह की जो मेंबरशिप हैं वो है संबद्ध सदस्य, एसोसिएट मेंबर, जनरल मेंबर, सामान्य सदस्य, अभिजात वर्ग सदस्य, एलीट मेंबर्स एंड कॉर्पोरेट लेवल के मेंबर्स। फिर तीसरा आता है मिशन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसमें यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार हल निकालना उसका वो शामिल है। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समस्या के समाधान की चर्चाएं, डिबेट, डिस्कशन, ये सब जो है SALN प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। स्व साक्षात्कार नेतृत्व नेटवर्क, इसमें 4 तरह की जो सदस्यता है: सहबद्ध सदस्य, उभरते नेता, वरिष्ठ नेता और प्रभाव नेता। फिर आता है चौथा नेटवर्क जो विचारधारा नेटवर्किंग है, आइडियोलॉजी नेटवर्किंग। इसमें धर्मशास्त्र का पढ़ना और उनके बारे में चर्चा करना, आध्यात्मिक प्रश्न और उत्तर का सेशंस करना, आध्यात्मिक प्रवचन और रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज एंड रिट्रीट्स, उनकी का आयोजन करना, ये सब जो है SRMN, ये स्व साक्षात्कार मेंटरशिप नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें 4 तरह की जो मेंबरशिप है वो है आध्यात्मिक आकांक्षी, लाइफ कोच, दार्शनिक मार्गदर्शिका और प्रबुद्ध मास्टर। ठीक है, तो आप जहां पे भी इसमें अपने आप को फिट पाते हैं उस मेंबरशिप के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इससे लाभ क्या क्या होगा। जब आप मेंबर बन जाते हैं, इसके फोरम्स में आते हैं, तो स्वयं ही ये सारी चीजें आपको मिलने लग जाती है, जैसे कि सामुदायिक वातावरण, कि आपको वही लोग साथ में मिलते हैं जिनके मन में सतयुग बनाने का बीज है। लाइक माइंडेड पीपल, वो आत्माएं जो इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए उतरी हैं, उनका साथ आपको सीधा मिलने लग जाता है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो कार्य एक जगह कर दिया गया ढूंढने का, उसके बाद आप उनके साथ सहयोग शक्ति बना के अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजनों में आपका जो है रोल इसमें भी आता है, वो भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक मतलब ऑडियंस की तरफ से हटके स्टेज की तरफ को आने के लिए सही मात्रा में जितने स्टेज चाहिए वो आपको इसके प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के फ्रेमवर्क से मिल जाते हैं। तो इसमें हम 500 के करीब अभी तक आयोजन कर चुके हैं, जिनमें से 200 के करीब जो हैं वो ऑफलाइन है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसको किया गया, बाकी 300 जो हैं वो ऑनलाइन मोड में किए गए हैं। उसके बाद आता है निशुल्क और सशुल्क प्रशिक्षण कार्य। पूरी मानव सभ्यता को सतयुग की ओर मोड़ने के लिए लोगों की चेतना और कौशल के अनुसार उनको अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसके लिए मैसिव ट्रेनिंग होगी। बहुत वृहद स्तर पे जो है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसका भी इसमें पूरा प्रोविजन है, पूरा सिस्टम में डिजाइन है। स्वयं सेवा के अवसर डायरेक्ट हमारे इवेंट्स में भी और हमारे जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके इवेंट में भी आप अपना योगदान कर सकते हैं। नए बिजनेस लीड, जैसे ही आप नेटवर्किंग बढ़ाते हैं अपनी, तो आपके अपने कार्य के लिए भी आपको लीड्स मिलनी इसमें से शुरू हो जाती है। ज्ञान पुस्तक मंडलियों में, जैसे मैंने बताया, सभी शास्त्रों को पढ़ के उनको चर्चा करके, क्योंकि ये शास्त्र जो होते हैं ये लिटरल पढ़ने के लिए नहीं होते कि सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए, ये आपस में चर्चा करके उसके पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को कई तरीके से देखने के बाद ही उसमें से ज्ञान उत्पन्न होता है। पुस्तक को पढ़ने से सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, पर उस सूचना और जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए उसमें और प्रक्रिया करनी पड़ती है, और फिर उस ज्ञान को कर्म में संपादित करने के लिए फ्रेमवर्क की, रोल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा प्रयास है कि वो एंड टू एंड आपको इस छोर से उस छोर तक पूरा का पूरा यही मिल जाए। उत्पाद और सेवा में छूट, आप अपने उत्पादों को दूसरे मेंबर्स के साथ कम दाम में उनको विक्रय कर सकते हैं,
और वो भी अगर करते हैं तो आप उनके कम दामों में खरीद सकते हैं, जिससे दोनों की ही बाइंग पावर बढ़ जाती है। फिर आता है सहयोगात्मक शिक्षण, कि आपस में कोलैबोरेटिव तरीके से सीखा जा सकता है एक दूसरे को, वो वातावरण भी यहाँ पे आपको मिलता है। बार्टर में आप वस्तु विनिमय सीधा कर सकते हैं, जिससे कि जो बीच के जितने भी कट जिसको कहते हैं जाते हैं वो सारे बच सकते हैं, और आप सीधा वस्तु विनिमय के द्वारा कम से कम दाम में लोगों से चीजें ले सकते हैं। कौशल साझा करना, कि कौशल जब हमारा डेवलप हो जाता है, उसका निर्माण होता है, तो उसमें और गहराई तब आती है जब हम उसको दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो हम आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी इसमें देते हैं कि आप जो है ऑडियंस के सामने, जो श्रोता हैं उनके सामने, आप अपनी सब्जेक्ट मैटर की जो एक्सपर्टीज है, जिस भी विषय में आपका विशेष ज्ञान है, वो साझा कर सके और अपने ज्ञान की गहराई को भी बढ़ा सके। प्रायोजन, यदि आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं दूसरे जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके किसी इवेंट को या उनके ऑर्गेनाइजेशन को, वो आप कर सकते हैं और उनसे बात करके अपने लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगात्मक उत्पाद और सेवा पेशकश, कि अगर आप प्रोडक्ट ए बनाते हैं और दूसरा मेंबर प्रोडक्ट बी बनाता है, तो दोनों मिलके प्रोडक्ट सी कैसे बना सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को, अपने जो है अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी यहाँ पे संभव होने लगता है। मानव और भौतिक संसाधनों को साझा करना, कि जिन संसाधनों का हमारे पास प्रयोग नहीं है, उसको वेस्ट हो जाने से अच्छा है कि हम दूसरों के साथ साझा कर दें, वो भी संभावना यहाँ पे पैदा होती है। एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में निवेश, बिजनेस की कोचिंग, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप, साझेदारी, और बहुत सी ऐसी सेवाएं जिसके लिए हर किसी को अपनी वो खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो साझा सेवाओं के द्वारा, शेयर्ड सर्विसेज के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं, आपने अपने जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढ लिया है, तो उसकी मिशन नेटवर्किंग इस सिस्टम के द्वारा आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सेम मिशन में हैं और दूसरा व्यक्ति कोई सेम मिशन में है, उसी तरह के किसी मिशन में है, तो आपस में सहयोग करके आप एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, विचारधारा नेटवर्किंग ऐसा रेमन, तो उसके अंतर्गत हम बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके और जो है सबका समन्वय इनफॉर्मल रूप में, अनौपचारिक रूप में वो भी बन सके। फिर आता है इन्फ्लुएंसर नेटवर्किंग, कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उत्तरदायित्व को समझ जाने के बाद जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपके पास इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, आपकी चलनी चाहिए। अगर आपकी चल नहीं रही है, तो वो ज्ञान और जो वो उत्तरदायित्व की भावना है, वो कर्म में प्रदर्शित नहीं हो पाती। तो उसके लिए जो लोग समाज में पहले से ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके साथ नेटवर्किंग करना, वो भी इस सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। और अंत में जैसे हमने बताया कि वाइज शहर और वाइज ग्राम, और इस वाइज का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम, कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें विश्व की सारी सेवाओं का समन्वय हो, उस तरह के वाइज शहर की इसमें परिकल्पना की गई है। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का सदस्य कैसे बने। तो बहुत आसान है। अभी हम आपको चैट बॉक्स में एक मैसेज देंगे, उस मैसेज के अनुसार आपको उसमें 3 लिंक मिलेंगे। एक लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का, एक लिंक है सीधा सदस्यता प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरने का, और एक लिंक जिसमें दिया गया है कि 10 मिनट की मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल अगर आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और GAVN का मेंबर बनने की जो वार्षिक शुल्क है, वो केवल हमने 1100 रुपये रखा है, एक महीने में 100 रुपये से भी कम। तो वो अगर सहयोग आप लोग करते हैं तो उससे एक तो सीरियसनेस पता लगती है कि आप स्वर्णयुग बनाने में कितना सीरियस हैं, और दूसरा जो बहुत से सिस्टम्स हमें मैनेज करने पड़ते हैं लोगों के डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको कुछ धनराशि वहां से मिल जाती है। सारी तो उससे नहीं होती, क्योंकि 1100 रुपये अगर एक व्यक्ति से आते हैं तो लगभग साल में 5000 तो उन पर खर्च हो जाते हैं। जिसके पास जो भी प्रश्न हो, आप निसंकोच यहाँ पे पूछ सकते हैं। और कोई पर्सनल बहुत ज्यादा प्रश्न हो तो वो 10 मिनट की जो हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे वहां पे आप कर सकते हैं।
और मेंबर बनना GAVN का बहुत ही सरल है। केवल एक फॉर्म भरना है, 1100 रुपए की पेमेंट करनी है और आपको उसमें मेंबर भी बन जाएंगे। 12 महीने आप GAVN की असेंबली भी अटेंड करेंगे और आपको बहुत से ज्ञान की चर्चाओं में उसमें भी इनवाइट किया जाएगा, और साथ ही साथ दूसरे मेंबर्स से सहयोग और उनको आपकी तरफ से सहयोग वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि वॉलंटियर बनने के लिए आप ये सोच लीजिए कि स्वयं सेवा करनी है, तो वो सेवा किसकी करनी है? वो सेवा करनी है फेलो मेंबर्स की, दूसरे जो मेंबर्स हैं उनकी, और उनके द्वारा समाज की। ठीक है, तो और जी सिस्टम की जी भी, जी सिस्टम को भी बढ़ाने में भी वो करनी है, तो सिस्टम भी आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप सिस्टम जी को बढ़ाने में सहयोग करते जाएंगे, वो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल उसमें हमने बिल्ड किया हुआ है कि जो शाश्वत सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, वो बिल्ड किया हुआ है कि जो जितना कर्म करता जाएगा उसके अनुसार उसको आगे की जो है प्रोग्रेस, वृद्धि मिलती रहेगी, और अवतार लेवल तक की भी जो परफॉर्मेंस है वो देने का भी उसमें रोल मिलेगा। क्योंकि युग परिवर्तन हम केवल एक मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस तरीके से ही ये किया जा रहा है, और इसमें अवतार की भी बात करना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पास वो सारा जो फ्रेमवर्क है वो रेडी है, जिसके द्वारा अवतार लेवल तक से कर्म किया जा सकता है। तो आप सबको वो मौका है कि आप अवतार लेवल तक भी जा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करते हैं, सेमिनार्स भी, वेबिनार भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, ट्रेनिंग भी, हर चीज़ को 2 लैंग्वेज में करते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज हो वो हम आपको भेज देंगे। पहले फेज में हमने पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया था 4 जून 2011 से 4 जून 2025 तक। अब 4 जून 2025 से 4 जून 2030 तक सेकंड फेज है। इन 5 साल में 19,000 चैप्टर्स भारत में बनाने हैं, तो बहुत ही बड़ा काम है। 2000 दिन में 19,000 चैप्टर बनाना मतलब हर रोज 10 चैप्टर इसके बनने चाहिए अगले 5 साल लगातार। तो उस रन रेट पे आने के लिए जो भी इस समय सिस्टम में आता जाएगा उसकी ग्रोथ एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही होगी, बहुत तेजी से वो ग्रो कर सकता है बड़ी पोजीशन तक। ये वाइज शहर और वाइज विलेज, ये हम्म। रीलोकलाइजेशन है। अभी क्या हुआ है, पिछले रीलोकलाइज। 30 40 50 सालों में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मानव समाज जो है वो पूरा मिला के एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो अगर इस पृथ्वी के दूसरी ओर कोई लोग रह रहे हैं, उनके साथ आयात निर्यात करना वो एक अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम्म। कितना ग्लोबलाइजेशन, वहां प्रश्न आता है, किस किस चीज का ग्लोबलाइजेशन? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो ग्लोबल लेवल पे ही सॉल्व हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लोकल लेवल पे सॉल्व करना चाहिए? वो जो रैशनैलिटी है वो लोगों ने खो दी है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी जो आसपास की समस्या हैं उसके लिए भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे आश्रित हो गए। तो उसको, उस आश्रय की आवश्यकता नहीं है। जब लोकल लेवल पे बॉटम थिक और टॉप थिन गवर्नेंस सिस्टम बनेगा, तो लोग अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और उससे ऊपर जाने का मतलब है वो एस्केलेशन है, कि जब आपसे सॉल्व नहीं हुई तब ऊपर जाए। तो इसमें करेंसी कई जगह पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें बार्टर से ही पूरी हो जाएगी, लोकल प्रोडक्शन से एंड लोकल कंजम्पशन से ही पूरी हो जाएगी, और वो किसी के प्रति विद्रोह भी नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल हैं जिनको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, हम अपने सारी स्ट्रेटेजी को उसके साथ अलाइन कर देंगे, जिससे किसी को विरोधाभास भी ना लगे और किसी को ये भी ना लगे कि उनका तख्ता पलट करने की कोई प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें एक गोल आता है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन और बाकी नो पॉवर्टी, नो हंगर, ये सारी पूरी हो जाएंगी लोकलाइज्ड अबंडेंट सर्कुलर इकोनॉमी सिस्टम से। कि लोकलाइज्ड होनी जी चाहिए, अबंडेंट होनी चाहिए, सर्कुलर भी होनी चाहिए, तब जाके वो इकोनॉमी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पूरा कर पाए। तो वाइस सिटी में वही हम इम्प्लीमेंट करें। हाँ, विजन इसका यही है कि नाम है इसका PYP गोल्डन एज फाउंडेशन। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के द्वारा कलयुग से सतयुग की ओर पूरे समाज को लेके जाएं, और गोल्डन एज जो है, सतयुग जो है, स्वर्ण युग जो है, उसका निर्माण कर दें। सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स सभी शामिल। ठीक है, एक तरह से सिविलाइजेशनल ओवरऑल है, पुनर्जागरण है पूरा। और वो कैसे होगा? वो आत्मा के स्तर को, चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ा के होगा। और चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाने का बहुत ही सरल सीधा ज्ञान योग बेस्ड सिस्टम
हमारे पास डेवलप्ड है कि बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े बिना भी आत्मज्ञान को फास्ट ट्रैक मोड में कैसे सीखा जा सकता है, क्योंकि समय उतना है नहीं, हम 20 से 30 साल पीछे हैं। जो मानव समाज है वो विध्वंस की जो कोर्स करेक्शन हमें करना था उससे 20 से 30 साल पीछे चल रहे हैं। और ये बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स, जो रेप्यूटेड स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड के, उनका कहना है कि वो लाइन हम क्रॉस कर चुके हैं जिसके बाद हम विध्वंस को पूर्ण तरीके से बचा सकते थे। गोल्डन, अभी ये जो वेबिनार है ये उन 4 नेटवर्क में से एक का है, गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क वेबिनार। तो हर किसी में टाइम, चारों नेटवर्क में टाइम की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। GAVN सबसे सरल और एक तरह से एंट्री लेवल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आके जिस भी व्यक्ति के मन में ये इच्छा आती हो कि स्वर्ण युग, मेरी अगली जनरेशन को स्वर्ण युग मिलना चाहिए और मैं भी जीते जी कुछ तो देख जाऊं इस सतयुग का, तो उन सब के लिए ये गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क है। फोरम्स की सीरियसनेस, इंटेंसिटी, वो सब इस बात पे डिपेंड करती है कि व्यक्ति किस लेवल पे एंटर करना चाहता है। वैसे हमने स्लाइड में दिखाया था कि 16 तरह के इसमें मेंबरशिप होती हैं। मैं एक बार उस स्लाइड को दोबारा खोल देता हूँ कि ये है गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क। इसमें 4 तरीके से सहयोगी स्वयंसेवक, क्षेत्र स्वयंसेवक, वरिष्ठ स्वयंसेवक, टीम लीडर, यानी कि एसोसिएट वॉलंटियर, फील्ड वॉलंटियर, सीनियर वॉलंटियर एंड टीम लीडर। और बिजनेस नेटवर्क में एसोसिएट मेंबर, जनरल मेंबर, एलीट मेंबर एंड कॉर्पोरेट मेंबर। और यहाँ पे एसोसिएट मेंबर उभरते नेता, मतलब जो भी बस बडिंग लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। और यहाँ पे आध्यात्मिक आकांक्षी, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, लाइफ कोचेस एंड फिलोसफिकल गाइड्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स। ठीक है, तो चारों में से कहीं पे भी व्यक्ति ज्वाइन करे एंट्री। ये वाला जो है अभी सहयोगी स्वयंसेवक के लिए कि केवल 1100 रुपए और 4 घंटे पर मंथ का कंट्रीब्यूशन से आप इतनी लार्ज विजन का पार्ट बन सकते हैं। बाकी तो देखिए 1100 रुपए पर पर्सन से सिस्टम नहीं चलता है, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर ठीक है, कुछ जगह पे सब्सिडी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। मैंने बताया एवरेज हमारा 5000 रुपए पर मेंबर खर्च हो जाता है साल में, लेकिन चार्ज हम उनसे 1100 कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे जो हायर जो मेंबरशिप और ट्रेनिंग्स है वहां से उसको कुछ कवर अप कर लें। सर कितने टाइम से ये विजन पे काम कर रहे हैं? ये 14 साल से है। 14 साल पहले 4 जून 2011 को उसका बीजारोपण हुआ था। पिछले युग परिवर्तन प्रोजेक्ट भी 14 साल के थे, तो इसका भी हमने फेज 1 14 साल का ही रखा और 14 साल में हमने पूरा डेवलप कर भी लिया। और डेवलप करते करते ही बहुत सारा टेस्ट कर लिया, 500 इवेंट कर दिए, 150 एमिनेंट लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, 100 एमिनेंट लोगों को हाथ से कोड ऑफ सिटीजंस कंडक्ट जाके दे के आए, और बहुत सारे मेंबर्स को SALDP ग्रेजुएट, जो हमारा लीडरशिप प्रोग्राम है, उसके द्वारा ग्रेजुएट भी बना दिया। अब ये अपने 100x स्पीड की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए फुल ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं और चैप्टर लेवल पे, पिन कोड लेवल पे, मतलब हर एक पिन कोड लेवल पे चैप्टर स्थापित करने का काम शुरू कर चुके हैं। तो जो स्पीड है इसकी वो 100x की तरफ जाएगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगले 5 साल तक हर रोज 10 चैप्टर बनाने हैं। 19,000 पिन कोड है भारत में। ऑलरेडी हमारे एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको ज्वाइन करेंगे, जैसे भी करेंगे तो। हाँ, जो जिस एरिया में है वो उसी एरिया में वहाँ पे चैप्टर प्रेसिडेंट रोल तक जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने रविवार को, संडे को आए और आपने 1.5-2 घंटा यहाँ पे लगाया। और हमें आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे GAVN मेंबर बनेंगे, और जिसको कोई प्रश्न रह गए हों वो 1-to-1 मीटिंग का लिंक आपको भेज ही दिया गया है, तो आप 1-to-1 शेड्यूल कीजिए, उस मीटिंग में अपने बाकी प्रश्न कीजिए और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हुए सिस्टम में है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय विश्व।